ज़्यादातर सीटें हैं। बनारस अहम भूमि है जहां पर चुनाव होने जा रहा है, वाराणसी में, जहां पे नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं और अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महागठबंधन की तरफ से। मऊ, वाराणसी, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, तमाम इलाकों में चुनाव है पूर्वांचल का, और ये बहुत अहम सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अहम था, बहुत अच्छा रहा है। इस बार किस तरह का चुनाव हो रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मगर हम सबसे पहले पॉलिटिकल एक्सपर्ट के साथ, जो हमारे बहुत ही पुराने सम्मानित पत्रकार हैं अवध के क्षेत्र से, उनके साथ शुरू करेंगे इस चर्चा को। प्रेमनाथ जी, आप ये प्रेमकांत तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त हैं। आप ये बताइए कि किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं, और जो पृष्ठभूमि है चुनाव की, जो समीकरण के एतबार से, रिजल्ट के एतबार से 2019, 2024 में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? 2019 और 2024 के बीच में एक सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये फ़र्क है कि इस बार चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों से ज़्यादा स्थानीय मुद्दे हावी हो रहे हैं। ये तो बहुत पुराना एक रुझान रहा है, एक ये ट्रेंड रहा है कि आदमी जिताऊ कैंडिडेट को चुनता है, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रभाव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जैसा भी है, मतलब वो ये देखता है, या पैसे वाला कोई आदमी है, कि जिताऊ कौन है, समीकरण उसके कैसे हैं क्षेत्र में अपने, उस हिसाब से होता है। लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि ये राष्ट्रीय सर्वोच्च पंचायत का चुनाव है, और गांव की तरफ जो हमने एक पत्रकार होने के नाते सर्वे किया, तो वहां पर साहब अब की बार वो स्थिति नहीं है कि हम कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन देखने को मिला। वो कहने लगे कि साहब ये एमपी अगर रिपीट किया जा रहा है तो ये तो 5 साल दिखाई नहीं पड़े। प्रत्याशी के खिलाफ आक्रोश है। हाँ, व्यक्तिगत प्रत्याशी के खिलाफ आक्रोश है, या लोग ये कहते हुए सुनाई पड़े, कह रहे ये काम नहीं करते हैं। अब की बार वो नहीं है कि हम तो सिर्फ मोदी जी को वोट दे रहे हैं, या हम सिर्फ राहुल जी को वोट दे रहे हैं, वो बात नहीं। मैजिक नहीं चल रहा चेहरों का, मैजिक नहीं चल रहा है। लेकिन हम एक बात इसके बावजूद ये मानते हैं, पेचीदा तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था चुनाव, और आमतौर से लोग ये कहते थे कि चुनाव फंसा हुआ है, 14 वाली स्थिति नहीं है। लेकिन बाद में जब रिजल्ट्स आते हैं, नतीजे आते हैं, तब अक्सर लोग ये कहते हैं अंडर करंट हम लोग नहीं भांप पाए। वो अंडर करंट असल में इस वक्त शर्मा चाय के इलाके में है, और यहाँ पे हम लोग चाय और समोसे खा के राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। बहुत अहम मकाम है, और यहाँ पे बहुत से अफराद भी खड़े हैं। मगर एक सवाल जो आपने खड़ा किया कि 2019 में भी बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हुए नजर आए, अंडर करंट हम भाप नहीं पाए, तो क्या ऐसा अंडर करंट आपने क्या भापा है? अंडर करंट देखिए इस बार भी है। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे मुद्दों से प्रभावित रहे हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि अचानक ये तात्कालिक या फौरी जो जाते हैं उनसे सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। चलिए, कुछ लोग हो सकते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि चुनाव की सुबह रात एक दिन पहले की शाम तक कोई बात कर रहे हैं, लेकिन वहां जाते जाते उनके जहन बदल जाते हैं, मानसिकता बदल जाती है, बूथ पे बदल जाती है, मानसिकता बदल जाते हैं। हाँ, अभी फिर हम पलट के आपके पास आएंगे, और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के भी जो है पूर्व के प्रवक्ता भी हैं, वर्तमान में पदाधिकारी हैं, आसिफ रिजवी साहब। आसिफ साहब, अभी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम जी ने जो कि ये कहा कि अंडर करंट ऐसा ना हो कि जैसे 2019 में रिजल्ट जो है वो बीजेपी के फेवर में आ गया, और ख़ासतौर पे सब एक्सपर्ट्स ये कहने लगे अंडर करंट हम लोग भाप नहीं पाए। तो आपकी पार्टी अंडर करंट भाप रही है कि नहीं भाप पा रही है? अंडर करंट भाप रहे हैं। अंडर करंट बनारस में, जब बनारस जो एक हिंदुत्व का कल्चर था, जब वहाँ चौराहे पे एक महिला का बलात्कार हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने बलात्कार किया, अपने साथ सभा में लेके उसको मध्य प्रदेश के इलेक्शन में घूमते रहे, वो अंडर करंट उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने भाप लिया। ये बताइए, पॉलिटिकल डिजिट में आप कहाँ फिट हो पा रहे हो? देखिए, हम लोगों के दिलों में फिट हो गए हैं। आप पॉलिटिकल डिजिट की बात मत करिए। तो फिट हो जाएंगे, मगर डिजिट जब तक आएगी नहीं तो सरकार कैसे बनेगी? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बलात्कार का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं
बनारस में मोदी जी को चुनाव हराने जा रही हैं। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो, मुझे ताज्जुब हो रहा है। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री काशी से हार जाएंगे, ये तो आप क्या काशी में संभव था कि चौराहे के ऊपर महिलाओं का बलात्कार हो, 1 महीने तक एफआईआर न लिखे, और जब छात्र प्रदर्शन के लिए निकले तो छात्रों को मारा जाए? पूर्वांचल में आप कितनी सीटें अपने महागठबंधन को दे रहे हो? देखिए, हम तो कह रहे हैं केवल 1 सीट फंसी है, टोक्यो। उसके अलावा कोई सीट फंसी वसी नहीं है, गठबंधन सब जीत रहा है। ये तो देखिए, हर आदमी अपनी पार्टी की बात करता है। ये कह रहे सिर्फ 1 सीट फंसी है वाराणसी की, बाकी सब सीटें ये जीत रहे हैं। अब तो आने वाला कल बताएगा। ये भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, नवाब मोहम्मद अली। अब इनसे ये पूछेंगे कि भैया कैसा लग रहा है, आपके कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बस 1 सीट है, वहीं लड़ाई है, बाकी सब सीटें यही सब जीत रहे हैं। कि कांग्रेस का तो पिछले 70 सालों से यही एक रवैया रहा है, एक भ्रम पैदा करके, एक भय पैदा करके वोटर जित करना, और अल्पसंख्यक समाज जो पिछड़ा वर्ग है उसको जो है भ्रमित करके अपनी तरफ वोट लेके आना। लेकिन ये पिछले 2014 से लेके अब तक हम जो भी देख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि अब जनता बहुत समझदार हो गई है। ये इंटरनेट का ज़माना है, हर तरीके की न्यूज़ और हर फेक न्यूज़ का जवाब जनता को खुद मिल जाता है। तो इस समय जो अंडर करंट की आप बात कर रहे हैं वो अंडर करंट पूरे तरीके से भाजपा के साथ है, और एक व्यक्ति अब राहे पे कहीं पे अपने वोट की बात भले ही खुल के ना कर रहा हो, लेकिन जब बूथ आता है वोट डालने तो उसका वोट सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिर रहा है। हमारे साथ जौनपुर के भी साथी हैं जिन्होंने चुनाव को जौनपुर को देखा है, ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। पहले तो आप अपना तारुफ दीजिए। मेरा नाम विकास है, मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मल्हनी विधानसभा सदर लोकसभा क्षेत्र से। आप ये बताइए क्या लग रहा है, पूर्वांचल से एक हिस्सा दे दीजिए, पूर्वांचल में क्या स्थिति होने जा रही है? पूर्वांचल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। उसका मूल कारण है, जैसा मैंने देखा जमीन स्तर पर, ये जो पीडीए का फार्मूला और इंडिया अलायंस ने जो पीडीए निकाला, वो बहुत जो अंडर करंट ये आप कह रहे हैं, वो शायद अंडर करंट इनको भी नहीं समझ में आया कि वो अंडर करंट कहाँ टहल रहा है और किस तरफ जा रहा है। ये अंडर करंट है किसकी तरफ? ये अंडर करंट जो पीडीए वाला फैला वो तो पीडीए किधर जाएगा, आप ये समझ लीजिए, इंडिया अलायंस की तरफ। और हम बहुत ये एकदम स्पष्ट कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस बहुत बड़े पैमाने पर डबल डिजिट में जीतने जा रहा है, और बीजेपी एनडीए सिंगल डिजिट में रहेगा। 1 से लेकर 9 राज्यों की बात है। फिर मैं अपने एक्सपर्ट की तरफ जाऊँगा, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट प्रेम जी, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की तरफ अंडर करंट जा रहा है। दूसरी चीज़ है कास्टिज्म का, आपने सवाल पूछा कि कास्टिज्म पे भी वोट हो रही है। तीसरा अहम सवाल है जो हर राजनीतिक पार्टी जानना चाहती है कि ये दलित समाज कहाँ जाने वाला है। ये तीनों को आप ज़रा डिस्क्राइब करिए। रजा साहब, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और बहुत ही प्रासंगिक है। मैं एक बात ये महसूस करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने अब की बार अलायंस नहीं की, ना कांग्रेस के साथ में ना समाजवादी पार्टी के साथ। उसने अपने कैंडिडेट्स खुद खड़े किए हैं, और कई जगह ये है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बन गई। अब जब त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बन गई और आमतौर से उनके जो मतदाता हैं वो दलित हैं, दलित आमतौर से मुखर नहीं होते हैं, वोकल नहीं होते हैं, वो शांत रहते हैं और एक फैसला लेते हैं। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि जो ज़बानी जंग है वो इस समय सबसे ज्यादा अखिलेश और मायावती के बीच में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई मायावती बसपा के साथ में, और ये इंडिया गठबंधन के और पार्टी जो राजनीतिक दल हैं उनको इससे निराशा हुई। वो सोच रहे थे भाजपा को हम बहुत प्रभावशाली टक्कर तब दे सकते थे जब बसपा भी हमारे साथ होती, सीट का एडजस्टमेंट हमारे साथ में हो जाता। लेकिन अब चूंकि त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बन रही है तो इस लिहाज से ज़बानी जंग इस समय सबसे ज्यादा तल्ख तरीके से जो हो रही है वो मायावती और अखिलेश के बीच में हो रही है। आप ये बताइए, पूर्वांचल में दलित समाज अत्यधिक रहता है, उसकी पॉपुलेशन को कम आंका नहीं जा सकता है, और दलितों ने जब जिस पार्टी को सपोर्ट किया है 2019 में पार्लियामेंट्री बॉडी में बीजेपी की तरफ दलित गया है। अब वो किस रेशियो में रहा है वो एक अलग टॉपिक है, मगर ये दलित समाज किधर वोट करने जा रहा है? बसपा की तरफ तो नज़र नहीं आ रहा है, या हो सकता है कि कुछ बसपा की तरफ जाए, मगर असली जिस अलाई की तरफ दलित वोट जाएगा उसी की ज़्यादा सीटें नज़र आ रही हैं जीतते हुए। तो वो भी देखिए, एक बात आपने हमेशा से देखी होगी, बहुजन समाज पार्टी के साथ में जिन पार्टीज ने भी अलायंस की है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, बहुजन समाज पार्टी ने अपने वोट तो ट्रांसफर करा दिए, दूसरे दल नहीं करा पाए।
चाहे वो कांग्रेस हो चाहे ये ऐसा क्यों होता है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स? ऐसा इसलिए कि व्यक्तिवादी राजनीति जो है सबसे ज्यादा अगर प्रभावशाली है कहीं तो बहुजन समाज पार्टी में है। सपा में भी परिवार कह लीजिए, व्यक्ति कह लीजिए, ऐसा ही जो है वो मायावती के साथ में है। लेकिन मायावती से पहले उस परिवार के नहीं थे, कांचीराम थे, साहब कहे जाते थे, साहब की बात चलती थी। फिर उसके बाद में साहब के बाद में जो डिप्टी आ गई और उन्हीं के जमाने में और उनको सारी जो विरासत सौंप दी कांचीराम जी ने, तो मायावती की बात को आज भी उनका जो चाहने वाला, मानने वाला, वो जो उनका आस्थावान कार्यकर्ता है, वो हर सूरत में उनकी बात को मानता है। अच्छा, आप क्या प्रिडिक्शन कर रहे हो दलितों को लेके कि वो आपकी इंडिया एलाई की तरफ जा रहा है या एनडीए की तरफ जा रहा है? मायावती का रुख तो मुझे जहां तक महसूस होता है, वैसे तो वो कभी भाजपा की वो भी आलोचना करती हैं, सरकार की भी आलोचना करती हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये लगता है कि उनका तो भी अगर इन्हीं दो में से चुनना हो तो भाजपा की तरफ उनका थोड़ा सा ज्यादा झुकाव, उनका रुझान भाजपा की तरफ ज्यादा है। आसिफ जी सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और ख़ासतौर पे ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने नज़र रखी है इस चुनाव को। इनका कहना है कि दलित जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा। जो हमारे लाभार्थी वर्ग वाला भी सवाल है, लाभार्थी वर्ग वाला भी, जो राशन, फ्री राशन और ये असर है, किसान सम्मान निधि, हाँ उसका असर है। ज़्यादातर दलित समाज ने फायदा लिया है। हाँ, इसलिए। और जो वंचित और गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले लोग हैं, और उसके अलावा ऐसा नहीं है, मैं अभी जो सबसे शुरू में ये बात कह रहा था कि राष्ट्रीय मुद्दे जिन्होंने प्रभाव डाला है और लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, तो उज्ज्वला जैसी या मकान जैसी, ये जो आवास जैसी सुविधाएं हैं, इनका ऐसा नहीं कि असरात है, क्या असरात है? हाँ, असरात हैं। अच्छा, ये बताइए, अब आपने पूरी बात सुनी है सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट की, प्रेम जी की, तो क्या आप इनसे आश्वस्त हैं इनकी बातों से? देखिए, राइट टू फूड वो हम लेकर आए थे और खाने के अधिकार में हमने देश की, हमारी कांग्रेस सरकार ने कहा था कम से कम 7 किलो राशन मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसने भी 2 किलो की चोरी करी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम 10 किलो राशन देंगे। आप समझिए आसिफ जी, यहाँ पॉलिटिकल स्टैटिक्स पे बात हो रही है। इन्होंने जो बात कही, आप तो उसको मुद्दों में ले आ रहे हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सीबीआई और ईडी के दबाव में बहन जी अगर दबाव में हैं तो बहन जी दबाव में हैं। आपको पता होगा अभी बहन जी ने अपने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और वो शख्स जब बाहर निकल के आया तो उसने भारतीय जनता पार्टी पे अटैक करना चालू किया। भारतीय जनता पार्टी लोगों ने एक मुकदमा उसके खिलाफ लगाया और बहन जी बैकफुट पे आ गई, डर गई बहन जी भतीजे पे, उनके भतीजे पर, और आकाश आनंद को उन्होंने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया। आज बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, वो पहले के ज़माने में नहीं है कि कोई आया हो, उसने दम रखा हो, दबा लिया। आज बहुजन समाज के व्यक्ति को दबाने का काम करता है तो पलट के दलित किधर जा रहा है? तो जब दलित को दबा रहे हैं तो किधर जाएगा? दलित दबा हुआ उत्तर प्रदेश में। क्यों मुकदमा लगाया आकाश आनंद के ऊपर, फर्जी मुकदमा लिखवा दिया आकाश आनंद का जवाब आप दीजिए। लेकिन एक मुद्दा और पहले उसका जवाब भी जी जी बोलिए। लेकिन एक और मुद्दा देखिए, 10 किलो राशन की बात कही और एक तरफ आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि नहीं, राइट टू फूड हम लेकर आए। हाँ ठीक है, खाने का अधिकार का बिल पास किया पार्लियामेंट में खाने का अधिकार का बिल पास किया और कहा कि 7 किलो राशन इस देश की जनता को मिलना चाहिए, ये उसका हक है। सुनिए जरा, सुनिए। ठीक है, राइट टू फूड भी ले लीजिए। 18 साल की उम्र में वोट डालने का जो हक दिलाया वो राजीव गांधी की रिजिम में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ने दिलाया। ठीक है, वो सारी बातें हैं, कंप्यूटर वगैरह, ये जितने अचीवमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी के सदन में कही हुई एक बात याद आती है कि अगर 56 साल वो कांग्रेस रही है तो हमें उसके भी पुरुषार्थ और प्रयास को शून्य नहीं कर देना है। वो भी देश को आगे लेकर के आए हैं, अटल जी ने ये बात कही थी, तो हम भी वो बात कहते हैं। लेकिन एक बात आप ये देखिए कि 5 किलो राशन, फ्री राशन को एक तरफ आलोचना भी की जाती कि गरीबों के हाथ में आपने दिया क्या, उनको लाइन लगवा दी और उनको आप फ्री राशन देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यानी खाने को नहीं। और एक तरफ, दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि हम 5 की जगह 10 देंगे। तो ये कहाँ, ये बात जो है अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। बिल्कुल सही है। देश के सर्वोच्च पंचायत में अगर कोई बिल पास होता है तो उस बिल को इम्प्लीमेंट कराना प्रदेश की और देश की सरकार की जिम्मेदारी है।
और क्योंकि खाद का बिल हमारा पास हो गया था, खाने के अधिकार का बिल पास हो गया था, उसमें 7 किलो राशन था, देश की सरकार को देना चाहिए था। लेकिन राशन देने के साथ साथ उन्हें शिक्षा के बजट को कम नहीं करना चाहिए था। शिक्षा के बजट को जो इन्होंने 9.5 से 2.7 किया, उससे जनता के पढ़ने का अधिकार छीना इन्होंने। तो आप हमें सिर्फ खाने की रोटी देके हमसे पढ़ने का अधिकार नहीं छीनेंगे। ये बहुत अजीब रुख में बहस हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, ये बहुत देर से उंगली को खड़े किए हुए हैं और कह रहे हैं कि मुझसे इस पे जरा बात करते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? दलित किधर किस करवट बैठ रहा है? मैंने दलित बस्ती में लगातार केवल दलित बस्ती में ही काम किया है। मैंने दलितों से स्पष्ट पूछा और दलितों से जाना है। जो पढ़े लिखे दलित हैं उन्होंने आकाश आनंद जी को निकालने को इससे सीधे सीधे जोड़ा कि मायावती जी को क्रश किया जा रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज की वो राशन पे जब हमने उनसे पूछा कि क्या राशन, तो उन्होंने कहा कि राशन से हमारा काम नहीं चलेगा साहब, हमको रोजगार चाहिए। और जो सबसे बड़ा से कुछ वोट तो जा ही रहे हैं बीजेपी को, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ दलितों की बात अभी कर रहे हैं। दलितों की बात कर रहा हूं। अभी केवल दलितों की बात करिए। दलित समाज में जो पढ़ा लिखा था, जो आज उसे अंडर करंट जो बात कर रहे हैं, उसमें उसको अंडर करंट यही है कि मेरा संविधान बदल देंगे, आरक्षण चला जाएगा। इस डर से दलित समाज बुरी तरीके से इंडिया अलायंस को वोट कर रहा है और साइलेंटली वोट कर रहा है। जो दलित समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होता था, वो दलित समाज कहता है कि साहब चलो और संविधान बचाओ। तो ये दलित समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज है जो इंडिया अलायंस ने देने का काम बहुत सटीक ये बीजेपी की तरफ से हैं नवाब मोहम्मद अली। देखिए आपने सुना, ये कह रहे हैं दलित जो है इंडिया अलायंस की तरफ जा रहा है। सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि अच्छा खासा परसेंटेज बीजेपी की तरफ दलित जाएगा। आप किन बातों से आश्वस्त हैं? भाई देखिए, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और अपनी फील्ड में काम करते हैं और बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अभी हमारे भाई कह रहे थे कि जो है बिल जो है खाद का और खाने का जो बिल है वो हमारी पार्टी ने पास किया। मसला तो यही है, जितने भी बिल पास हुए, जो भी आए, वो बस पास होकर रह गए। उसको धरातल पे पहुंचाने का अगर काम किसी भी पार्टी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ही रही है। चाहे आप आयुष्मान कार्ड की बात करिए, आप देखिए 5 लाख का हर व्यक्ति को 5 लाख का इलाज मुफ्त। इसके बाद 5 किलो का राशन अगर किसी के घर में किसी के डायरेक्ट पहुंच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहुंच रहा है। आवास की योजना को ले लीजिए, ये माननीय हमारे आपने जो बयान किया वो बयान कर राजीव गांधी जी का खुद का ये बयान था कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूं तो धरातल पे सिर्फ 10 पैसा पहुंचता है, 15 पैसे की बात। 15 पैसा पहुंचता है। और उस चीज को आज भारतीय जनता पार्टी ने, अगर 2.5 लाख निकला है तो 2.5 लाख लाभार्थी के खाते में पहुंचा और उसने सीधे तौर पे लाभ उठाया है। इसी तरीके से एजुकेशन की बात अगर करी जाए, मुफ्त में पढ़ाई की किताबें और क्या नाम है ड्रेस, इसके साथ साथ एजुकेशन के स्टैंडर्ड को डेवलप करना। और आज के टाइम पे इंटरनेट का ज़माना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस लेवल से जो है आधुनिक तरीके से पढ़ाई को जो है उसमें लेके आना, ये सारा काम जो किया है। एक चीज़ जो मैं चाह रहा था, मैं एक मिनट आसिफ साहब, आप एक मिनट प्लीज मैं देखिए, एक मिनट शिक्षा का बजट कम करके और एजुकेशन अच्छी कर दी, ये कमाल जो है, ये कमाल भारतीय जनता पार्टी सरकार कर सकती है। पेपर लीक हो गया, मतलब 5% योजना पहले थी, RSBY थी जो आयुष्मान हो गई है, पेपर लीक हो गया। कैसे देखिए, लखनऊ किसको दे रहे हैं? हाँ, राजनाथ सिंह जी को पार्लियामेंट का जो बजट मिला उसमें 50% पैसा उन्होंने यूज नहीं किया। ऐसे ये गलत है, इस तरह की लैंग्वेज ना यूज। सॉरी, अगर मेरी शब्दावली में कुछ गलत हो गया मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है, जिस सांसद ने अपनी संसद निधि का उपयोग नहीं किया, सिंगल डिजिट 1 से लेके 9 तक भाजपा, 71 पे इंडिया अलायंस। चाहिए पे नहीं, इतिहास और संभावनाओं की बात कीजिए। इतनी बार इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं राजनाथ सिंह, और उसके पहले लालजी टंडन जी थे यहाँ के। लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है लखनऊ सीट पर अटल जी के जमाने से। तो नहीं वो भी याद नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन ये हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि राजनाथ सिंह हार रहे हैं, ये मजाक है, ये मजाक हो जाएगा। ये और आप देखिए अच्छा मजाक कर रहे हैं। नहीं ये ऐसे नहीं। आसिफ साहब, आप स्टैटिक्स पे बात करो। आप ये इस वक्त चुनाव चल रहा है, आप योजनाओं पे आ रहे हो और हाथ उस पे गर्म कर रहे हो। उसे चाय देखिए, गर्मी भी बहुत है इस वक्त। देखिए आज सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, आपसे बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने। शर्मा की चाय हम लोग पी रहे हैं इस गर्मी में, पूरा जो है बदन भीग चुका है, उमस इतनी तगड़ी है। उसके बाद ये ऑलरेडी गर्म बना रहे हैं पूरी डिबेट को, समझे? गलत बात है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी 9.5 से बजट कम करके 2.7 पे कह सकती है कि हमने तरक्की कर दी है एजुकेशन की,
तो ये मजाक नहीं। ये बताइए कि राहुल की रायबरेली या अखिलेश का कन्नौज या डिम्पल का मैनपुरी, मैं वहां पर कोई ऐसी बात नहीं कहने जा रहा हूं। वहां पे है टक्कर है, और मैं समझता हूं कि अखिलेश की ज्यादा स्थिति अच्छी है, रायबरेली में राहुल की ज्यादा अच्छी स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग जीत रहे हैं, लग रहा है हम लोग को, जो लग रहा है ग्रास रूट लेवल पे जितनी भी सीट लग रही के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, है, बिल्कुल सही। समझ रहे हैं। लेकिन वहीं पर मैं ये भी कहने के लिए अपने आप को निसंकोच महसूस करता हूँ कि अमेठी में कह नहीं सकते कौन जीत रहा है, बराबर की टक्कर है। की टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। तो लेकिन उसी तरीके से मैं ये भी कहने में कोई संकोच नहीं कर रहा हूँ कि राजनाथ सिंह यहाँ से जीतेंगे, पक्का जीतेंगे और लंबे मार्जिन से जीतेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कुछ बोलेंगे लास्ट में? भाई मैं साफ तौर पे ये कहना चाहूँगा भाई, चुनाव अब आखिरी चरण रह गया है। 4 जून भी बहुत दूर नहीं है। 4 जून को जब बैलेट पेपर खुलेगा, आप जब आंकड़े निकलेंगे ईवीएम खुलेगी, ईवीएम के जरिए से सारे आंकड़े निकलेंगे, तो आपके सामने खुद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कैसे पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ कमल दिखाई देने वाला है और कोई इधर उधर का गठबंधन नहीं। एक बड़ी, हाँ आप बताइए। धन्यवाद आपको सिराज हिंद कहने के लिए। एक बड़ी चीज में जौनपुर भी प्रसिद्ध है शिराजी हिंद के नाम। हमारे यहाँ भाईचारा मेंटेन है, कुछ भी कर ले दंगा हमारे यहाँ नहीं होता, यही हमारे सिराज हिंद की पहचान। नहीं सर, जौनपुर की बात है, जौनपुर के एक चुनाव के बारे में पूछ लें। ये बताओ दो, अब वो धनंजय सिंह ने बाकायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया, तो क्या लग रहा है धनंजय के सपोर्ट से कृपा शंकर जीत रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं जीत रहे हैं। वो अंदर वोट नहीं गया है। मैं एकदम 4 तारीख को, सर 4 तारीख को आप देख लीजिएगा इसको। और दूसरी एक बड़ी चीज़ कहने जा रहा हूँ, जैसा मेरे भाजपा के ये शायद नेता हैं और आप कांग्रेस के हैं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के ज़माने में वहाँ से चलता था पैसा तो 15% पहुँचता था। चलिए ठीक है, मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियाँ भेजी थी, 1 नहीं पहुँची। साल भर में 2 करोड़ नौकरियाँ भेजी थी, 1 नहीं पहुँची, तो उनका तो 15% कम से कम पहुँच जाता था। लगाया है, मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, इल्जाम लगाया है, तो जवाब आपकी तरफ से मिलना चाहिए। जवाब दीजिए, जवाब। देखिए, जहाँ वो रोजगार मेले जहाँ 76,000 की नौकरी के पत्र दिए गए हैं, और एक नहीं कई रोजगार मेले, यहाँ पर मुख्यमंत्री लोक भवन में कई कार्यक्रम आयोजित करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पीसीएस से लेकर के और लोगों को नियुक्त पत्र वितरित पत्र दिया है ना। तो ऐसा नहीं, एक सामान्य नौकरी, सर एक मिनट, एक सामान्य नौकरी, आईएएस और पीसीएस की बात मत करें। एक सामान्य नौकरी, टीचर भर्ती, पुलिस भर्ती और तमाम जो बड़े पैमाने पे होती, जिससे समाज बहुत बड़े पैमाने पे लाभान्वित होता सरकारी नौकरी से, वो 2 करोड़ नौकरी, क्या 2 करोड़ आईएएस बनाने की बात कही थी, क्या 2 करोड़ पीसीएस बना सकते? उस तरह अध्यापक ले लीजिए, 2 करोड़ नौकरी कैसे, आबकारी ले लीजिए, परिवहन विभाग ले लीजिए, साधारण नौकरियां क्लर्क से लेकर के और लोगों को। और आपने इल्जाम लगाया है, तो लिहाजा जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो इसका जवाब देंगे, और जवाब सुनिएगा। संयम से आपकी बात सुनिए तो संयम दिन की भी बात सुनिए। देखिए, मैं तो साफ कहता हूँ, जवाब मैं क्यों दूं? जवाब खुद जनता 4 तारीख को आप सबको देने वाली है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, देखिए, दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारत के एक नागरिक को सशक्त बनाने का काम किया है। चाहे अगर एक नौकरी के बदले में उसने जो है भारतीय नागरिकों को उद्यमी और उद्योगपति बनाने का काम किया है, कारोबार से लगाने का काम किया है। इसके लिए इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं। आप खुद पत्रकार होने के नाते इस चीज़ से भली भांति वाकिफ हैं कि इस लेवल को और इस बात का कोई इनकार कर ही नहीं सकता। देश के युवाओं को एक मिनट, इनसे मैं पूछ के फिर आपसे क्लोजिंग करूंगा। अरे आपका हो गया भाई, प्लीज आपका नेम। एक इनके वाले में जल्दी, इनके वाले एमबीए वाले को चाय वाला बना दिया, ये इन्होंने रोजगार दिया। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। बिल्कुल रोजगार है और चाय वाला सशक्त हुआ है। देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनाए, एमबीए चाय वाला हो गया। खड़े होके आप चाय के बिजनेस को आप नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री के पिताजी खुद एक समय में चाय वाले हम आप देखिए अब मजा आएगी। शर्मा जी चाय वाले खुद ही आ गए। ये देखिए होगा, ये देखिए मालिक है शर्मा चाय जी के। कोई एमबी वाला चाय वाले के बराबर कमा भी नहीं रहा होगा। ये गलत बात आप कर रहे हो। नहीं, आप चाय वाला पकौड़े वाला, आप ये क्या मतलब है? गलत बात है। आप माफी मांगिए। चलिए वो रोजगार है, बिल्कुल। देखिए खुद शर्मा चाय की, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, शर्मा की चाय की भी बात हो रही थी, खुद मालिक आ गए
खुद मालिक आ गए, उन्होंने कहा कि गलत बात कही है, खुद मालिक आ गए। आप जरा एक मिनट में प्लीज आप थोड़ा सा एक अपना ब्रीफ कर दीजिए, जो इन्होंने कहा है उसको वजाहत करिए। भाई आप बताइए, किसी के काम को, धंधे को आप कैसे कह सकते हैं कि चाय शर्मा चाय के मालिक हैं भाई। नहीं, वो कमा रहा है, कम कमा रहा है, वो कमा रहा है, MBA करके कमा रहा है, कर रहा, मैं लॉ करके चाय बेच रहा हूँ। बताइए, खुद पढ़े लिखे हैं, कारोबार बिजनेस इज बिजनेस। मुंबई में टिफिन वाला है, उसका आप बताइए, मैं MCOM LLB हूँ। सुनिए लखनऊ का, लखनऊ नहीं सुनिए भाई साहब, लखनऊ का ब्रांड है ये शर्मा की चाय, ब्रांड है ये ब्रांड है। मुंबई का जो पहचाना जा रहा है आपकी दुकान से। जो टिफिन वाला वो बात है, ये संदेश आपका गलत है। मैं आप तो भाई बात कह रहा हूँ ना, आप किसी के कोर्सेज में टिफिन वाला बुलाया जाता है भाषण देने के लिए। आप ये बताइए कि चुनाव को कास्टिज्म, दलित, तमाम समीकरण के एतबार से क्लोजिंग हम आपके साथ कर रहे हैं, उसको किस तरह से एक बहुत ही समरी में कैसे आप बयान करेंगे? मैं एक बात लेकर के ये चलता हूँ कि देखिए, जिताऊ कैंडिडेट वाली बात तो हमने कही थी कि हर राजनीतिक दल जिताऊ कैंडिडेट को बनाना चाहता है और सीट जीत के लाना चाहता है, ये परम उद्देश्य होता है। सत्ता को हासिल करने के लिए नंबर गेम है। अच्छा, अब मामला एक ये है, देखिए अभी सारी डिटेल से बातें हुई, पक्ष की भी विपक्ष की भी। भारतीय जनता पार्टी नीत जो राजग है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसने दो तरीके से लोगों को लुभाने का काम किया है। एक तो विकास का काम करके, रोड देख लीजिए, पुल देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, मकान और उज्ज्वला और ये जो भी योजनाएं हैं, एक वो। दूसरे भावनात्मक मुद्दे जो हैं उस पर भी उन्होंने काम किया है, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, धारा 370 हो। धारा 370 से लखनऊ के निवासी को सीधे कुछ नहीं मिलने जा रहा, लेकिन वो एक जुड़ाव था। एक उनके दिमाग में एक ये बात बनी रहती थी कि यार ये कश्मीर का अलग स्टेटस, यानी ये सेपरेट दो प्रधान दो विधान, ये कैसे चलेगा, ये कैसी, तो वो चीज हो तो सबका बहुत अहम रोल है क्या? क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि अचानक वो रातों रात सब पलट गए। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि सवेरे सवेरे जाते जाते आखिर में फिर एक बार जो है दिमाग बदलता है आदमी का। ये आता है, भारतीय जनता पार्टी को जो दिक्कत हो रही है, हमारी भी बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात होती है ऑफलाइन कैमरे पे, वो ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्र हित का वो मुद्दा बनाना चाहते थे चुनाव का, वो क्षेत्र में बनता चला जा रहा है, तो थोड़ा टफ फाइट हो रही है। ये बात सही है। देखिए, हम मोहनलालगंज सीट की चर्चा करें, अगर कौशल किशोर लड़ रहे हैं, गाँव में हम गए थे सर्वे करने जर्नलिस्ट के नाते, लोगों ने कहा वो दिखाई नहीं पड़े, लेकिन मुझे मालूम वो शहर से जीत रहे हैं, उसमें गोमती नगर भी आता है। प्रत्याशी से भी नाराजगी है? प्रत्याशी से नाराजगी वो भी कोई ऐसी नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात हो। अरे भाई, काम तो हो रहे हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट में होते थे, भाजपा की भी गवर्नमेंट में हो रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट होती है अपनी योजनाएं लेकर के चलती है, लोगों के बीच में पहुंचती है, काम करती है। लेकिन इसके बावजूद कौशल किशोर अगर बख्शी तालाब तक गए और कुम्हरावा नहीं, क्यों नहीं आए? तो अब वो मुद्दे भले हों, लेकिन हमको मालूम है कि गोमती नगर है, इंदिरा नगर है, जानकीपुरम है, ये शहर जो है, वो शहर से कौशल किशोर जो है वो। ग्रामीण क्षेत्र में आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की स्थिति क्या है? क्षेत्र में ज्यादा पेचीदगी और ज्यादा टक्कर, ये बिल्कुल सही, टफ टास्क है दोनों। बिल्कुल। यहाँ पे शर्मा की चाय से एक पॉलिटिकल चर्चा हुई, और चर्चा जो है पब्लिक तक गई, थोड़ा नर्म हुई, गर्म हुई, मगर जाहिर सी बात है कांग्रेस के हमारे आसिफ रिजवी थोड़ा तल्ख हुए, फिर हमारे बीजेपी के नवाब मोहम्मद अली वो भी तल्ख हुए। मगर इन सब चर्चाओं से एक नतीजा निकलता है कि महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस है, सपा है और कुछ और पार्टीज़ हैं, और एनडीए गठबंधन, तो तमाम पार्टियों का समूह है। निषाद पार्टी हो, चाहे ओपी राजभर की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये मिल के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, और पूर्वांचल में चुनाव जो है वो 1 जून को है। अब देखने वाली बात है कि लखनऊ की जो शाम है वो मशहूर है, और इसी शाम की जो है वो ख़त्म पे हम अपने भी प्रोग्राम को इसको ख़त्म करते हैं। चर्चा से ये नतीजा निकल के आता है कि जो लड़ाई है वो बहुत टफ है। अब आने वाला कल बताएगा कि कौन सा गठबंधन जीतता है और कौन हारता है। कैमरामैन अनिल के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़।